हम आज 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं, 1.5 महीने से हम चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमें न्याय चाहिए, हमें तारीख पे तारीख और बाकी सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए भाई, हमें बस न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा, हम जब तक जीवित रहेंगे, हम बता दें, हम हमेशा दोषी ठहराएंगे राजस्व विभाग को, प्रशासन को, राजस्व विभाग हम हमेशा दोषी ठहराएंगे, लेखपाल जी को दोषी ठहराएंगे। हम हमेशा दोषी ठहराते रहेंगे कि आप लोगों की राजनीति और आप लोगों की लापरवाही हमारे भाई को खा गई। नहीं जा रही? नहीं, हम कॉलेज नहीं जा रहे, हमको डर लग रहा है। बहुत मुश्किल से छोटी बहन को भेजते हैं, क्योंकि उसका प्री बोर्ड आया है, उसका बोर्ड एग्ज़ाम है भाई। बहुत मुश्किल से हम उसको भेजते हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग किसी के ऊपर रहता है, कहीं उसको कुछ न कर दे, क्योंकि हमारे भाई को जौनपुर में भी लोग घेरे थे। एक बार फिर से जो है तारीख थी और आज जो है लेखपाल का बयान दर्ज होना था। क्या लगता है कि इसके बाद कार्रवाई होगी? तो कितनी उम्मीद है आप लोग? देखिए, उम्मीद की बात करें तो उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है, और इसके बाद लेखपाल जी का बयान आएगा, वो लगाएंगे रिपोर्ट, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। अभी तो फ़िलहाल हम कह नहीं सकते कि हाँ ये घर ढहवा देंगे या कुछ भी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं या विरोधियों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं। ये कानून है, अगर कानून है भाई तो निर्दोष का साथ देना चाहिए या अपराधियों का साथ देना चाहिए। अपराधी जो है लोग उसको बचा रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, कि ये लोग उसका घर बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, या फिर हमारा साथ दे रहे हैं, हमें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तारीख पे तारीख, पहले 25, फिर 28, फिर 2, फिर 6, आज 11 थी। आज क्या कि उनका लेखपाल जी का बयान मांगा गया है। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो आगे की कार्रवाई में क्या करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से हीला हवाली, क्योंकि राजस्व विभाग का मामला है, 40 सालों से मैटर चल रहा था, और फिर इसी ज़मीन पे वो जो है विवादित ज़मीन पे मकान भी बना लेता है, तो कहीं ना कहीं लेखपाल लोगों की लापरवाही ही थी जिसके चलते ये पूरा मकान उसने खड़ा कर दिया। देखिए, लेखपाल राजस्व विभाग की पूरी लापरवाही है। हम तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इन्हीं लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। अगर ये लोग चाहे होते तो आज हमारा भाई हमारे बीच रहता और ये आदमी दब के रहता, थोड़ा इसके अंदर भी इंसानियत नाम की चीज़ आती। राजस्व विभाग का पूरा हक है कि आप वर्दी किस लिए पहने हो, इंसाफ दिलाने के लिए ना, न्याय दिलाने के लिए, हत्याएं करवाने के लिए नहीं। जैसे वो एसओ साहब कह दिए कि ये ज़मीन खून मांग रही है, ऐसे बोले थे वकील साहब, ये ज़मीन यहाँ खून मांगत हो, एक बार दे दा शांति हो जाए। ये कोई लैंग्वेज है भाई? बात करने का कोई तरीका है? बताइए, ये न्याय दिलाने का तरीका है? हमें न्याय चाहिए, हमें तारीख पे तारीख और बाकी सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए भाई, हमें बस न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा, हम जब तक जीवित रहेंगे, हम बता दें, हम हमेशा दोषी ठहराएंगे राजस्व विभाग को, प्रशासन को, राजस्व विभाग हम हमेशा दोषी ठहराएंगे, लेखपाल जी को दोषी ठहराएंगे। हम हमेशा दोषी ठहराते रहेंगे कि आप लोगों की राजनीति और आप लोगों की लापरवाही हमारे भाई को खा गई। जिस तरह से देखा जाए, शुरुआती दिनों में यहाँ पे फोर्स भी तैनात थी, आप लोग सुरक्षा देते हुए, अब इस समय फोर्स वगैरह क्या, कितना अभी भी डर महसूस होता है आप लोगों को? देखिए, हमारे जहन में तो वो डर उसी दिन बैठ गया था जिस दिन हमारे भाई को हमारे सामने हलाल किया गया था, और ये डर हमेशा बना रहेगा जब तक वो लोग, उन लोगों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिलती। उसका इनकाउंटर होना चाहिए, रमेश का इनकाउंटर होना चाहिए। मंगेश यादव चौराहे पे छिनैती कर रहा है, उसका इनकाउंटर हो गया। जो इतनी बड़ी हत्या कर दिया, निर्दोष को मार दिया। कितनी उम्र थी मेरे भाई की? बालिग भी नहीं था, नाबालिग था, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। बताइए, वो आराम से जेल में उसको लेके जा रहे हैं, ऐसे मतलब बिना हथकड़ी के, एकदम आम जनता की तरह। वो भाग जाएगा, क्या कर? अभी हम यहाँ से उठ के भाग जाए, आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं मेरी बात? नहीं ना। वो अपराधी था, उसको लोग ऐसे ले जा रहे थे जैसे लग रहा था कोई अच्छा काम करके आया हो। अभी हमको तो डर लगता है, पता है, 5 बजे के बाद हम इधर उधर निकलते हैं ना, इधर से हैंडपम्प के पास जाने में हमको इतना डर लगता है कि कोई होगा अंधेरे में। नहीं तो हम भाई बहन, गर्मी के सीज़न में हम लोग आधी रात को चले जाते थे खेत पे, कोई डर नहीं लगता था। लेकिन इस टाइम हमें हैंडपम्प तक जाने में डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि कोई अभी आ जाएगा इधर उधर। कुछ भी खरखराहट की आवाज़ आती है तो हम लोग सीधा घर में भाग के आते हैं। क्यों भाई? हम लोग डर रहे हैं उससे। और उसका एक भाई बाहर है, राजकुमार, वो तो एक नंबर का फ्रॉडी आदमी है। वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकता है। जब उसके घर में एक लड़का था, वो भी ना रमेश, लड़का ही था ना, वो इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो आप सोचिए कि उसके चाचा और उसके पापा क्या करते होंगे, जैसी परवरिश दिए होंगे तभी वो ऐसा किया। देखिए, हमारे घर में जो चलता है, जो बड़े करते हैं वही बच्चे सीखते हैं।
तो जब वो इतना बड़ा हत्यारा था, इसीलिए उसने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी थी। उस माँ से पूछना चाहिए, भाई तुमने परवरिश कैसी दी? ठीक है, एक लिए मान लेते हैं ना, आदमी लोग कुछ भी करे, लेकिन बच्चों को माँ संभालती है। उस माँ को दर्द नहीं आया कि मैंने भी उतनी पीड़ा से पैदा किया था जितनी पीड़ा उस माँ को हुई होगी। लेकिन इकलौते, अरे भाई तुम लोग 4 लोग हो, मतलब पूरा मोहल्ला जिम्मेदार है कि तुम 4 लोग हो तो इसमें हिस्सा लोगे, हमारा अकेले है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और हमें न्याय मिल रहा है, हमें तो तारीख पे तारीख दिखाई जा रही है, हम कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हैं। शुरू में जिस तरह से स्कूल वगैरह जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं, हम कॉलेज नहीं जा रहे, हमको डर लग रहा है। बहुत मुश्किल से छोटी बहन को भेजते हैं क्योंकि उसका प्री बोर्ड आया है, उसका बोर्ड एग्ज़ाम है भाई। बहुत मुश्किल से हम उसको भेजते हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग इसी के ऊपर रहता है कहीं उसको कुछ न कर दे। क्योंकि हमारे भाई को जौनपुर में भी लोग घेरे थे, बाद में पता चला घटना होने के बाद। शुरू में इसी के घर के थे, 4-5 लोग थे, उसको घेरे थे। वो 10 मिनट पहले निकल आया, उसके दोस्तों से पूछ रहे थे अनुराग है क्या इधर, तो वो लोग बोले नहीं, वो तो 10 मिनट पहले चला गया। फिर जिस दिन घटना हुई उस दिन उसको ढूंढ रहे थे बादशाहपुर में। और राजेश यादव कहता है अपने बयान में कि मैं निर्दोष हूँ और मैं शादी के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। आप बताइए, आपके घर में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप शादी के सिलसिले में बात कर रहे हैं? घटना के 10 मिनट पहले भी बात हुई है उसकी, और घटना के होने के बाद लगातार 4 बार बात हुई है उसकी। बताइए, हत्या हो गई और आप शादी के सिलसिले में क्या बात कर रहे हैं? और खुद को बचाने के लिए इतनी साजिश। भैया आओ, हम 4-5 लोग हैं ना, आओ हम लोग को भी काटो, आराम से रहो इधर। जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम और क्या कर सकते, बताइए। प्रशासन शुरू में काफ़ी एक्टिव था। पहले दिन जब घटना हुई थी तो ऐसा लग रहा था पूरा परिवार साथ खड़ा, तुरंत जो है न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा। हम आपको बता दें ना, कोई एक्टिव नहीं था। हम बता दें, कोई एक्टिव नहीं था। अगर एक्टिव रहता तो उसी टाइम ये घर ढहवा दिए होते और उसका एनकाउंटर हो गया होता। अगर एक्टिव रहते लोग। अभी हमको देख रहे हैं ना, हम किस हिसाब से झेल रहे हैं। बच्चों की तरह रोते हैं हमारे पापा, हम उनको कैसे संभालते हैं हमारा कलेजा जानता है भाई। खुद संभलने की उम्र में मैं अपने माता पिता को बच्चों की तरह संभाल रही हूँ। हमारे ऊपर क्या बीतती है ना, ये कोई नहीं समझ सकता। आज हमने अपने भाई को खोया है, चांद था हमारा, हम सितारे थे, हम जगमगाते थे उसके सामने। आज तो कोई नहीं बचा ना हमारा। हम किस सिचुएशन में जी रहे बताइए, किसके ऊपर क्या उम्मीद करें, हम क्या भरोसा करें हम? भाई हमारा खोया भी है और हम कोर्ट का चक्कर भी लगाए, हम तारीख भी देखें। कैसा न्याय है ये? कहाँ का न्याय है? यही है भारत का न्याय? हमारे देश का न्याय यही है? कहाँ जाए भाई हमारे? हम गरीबों के लिए भी कोई दुनिया अलग से बनाई गई है क्या? अपराधियों के लिए अलग दुनिया, हम गरीबों के लिए अलग दुनिया है। उनके लिए अलग न्याय होगा, हमारे लिए अलग होगा। तो बता दे हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमारे लिए जो न्याय बनाया हम उधर जाएं, कोई सुनेगा हमारी? हम आज 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं, 1.5 महीने से हम चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। शांत हो जाओ। ठीक।